हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन मतलोडा, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। दिस यूट्यूब चैनल इज़ फॉर लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स। और आज हम इकोनॉमिक्स के जिस कंसेप्ट को लर्न करने वाले हैं, जिसको स्टडी करने वाले हैं, वो है थ्योरी ऑफ टैक्स इंसिडेंस। ये इस टॉपिक पर थर्ड वीडियो है, यानी कि थर्ड पार्ट है। इससे पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटीज टैक्स इंसिडेंस को, यानी कर विवर्तन को या कर को किस प्रकार से जो सेलर है वो बायर के ऊपर डाल सकता है, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस वीडियो में, प्रेजेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नेचर ऑफ कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता का जो प्रकृति है, या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ मार्केट, किस प्रकार से टैक्स इंसिडेंस को इफेक्ट करता है, कैसे रोल प्ले करता है टैक्स इंसिडेंस के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, यानी कि इंसिडेंस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर किस प्रकार से कर को शिफ्ट किया जा सकता है। जो कर विवर्तन है परफेक्ट कंपटीशन में, वो कैसे होगा कि काफ़ी हद तक जो परफेक्ट कंपटीशन का जो एक नेचर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट पीरियड में किस तरीके से होगा और लॉन्ग पीरियड में किस तरीके से होगा। शॉर्ट पीरियड में क्या होगा अगर कर लगता है, और लॉन्ग पीरियड में क्या होगा, हम इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम सभी अच्छे से जानते हैं कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी कि जो फर्म है वो क्या होती है, यहाँ पर प्राइस टेकर होती है, और जो इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर होती है। ठीक है, तो जो फर्म है वो इटसेल्फ प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होती है। जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है कि अगर वो थोड़ा सा भी चेंज करती है तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। थोड़ा सा भी अगर वो प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर शॉर्ट रन के अंदर शॉर्ट रन टाइम पीरियड है और अगर फर्म के ऊपर टैक्स लगता है और वो ये सोचे कि मैं उस टैक्स को शिफ्ट कर दूं, किसके ऊपर, बायर के ऊपर शिफ्ट कर दूं, यानी कि क्रेता के ऊपर उसको डाल दूं इन द फॉर्म ऑफ राइज इन प्राइस, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन शॉर्ट रन टैक्स इंसिडेंस इज नॉट पॉसिबल। शॉर्ट रन में तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आप ये कह सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर होल टैक्स बर्डन will be borne by the will be on seller, मतलब कि सेलर खुद ही सारे के सारे कर के भार को सहन कर लेगा। ठीक है, बट अब अगर हम आ जाते हैं किस में, लॉन्ग पीरियड के अंदर। लॉन्ग पीरियड में आपको पता है कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म को क्या मिल रहे होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं। लॉन्ग रन के अंदर एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म को क्या मिल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी AR इज इक्वल टू AC है, मतलब एवरेज कॉस्ट ही कवर हो रही है। सिर्फ पर यूनिट जो प्राइस है, AR क्या है यहाँ पर, AR पर यूनिट प्राइस है ना, पर यूनिट प्राइस, या आप एवरेज प्राइस आप इसको कह सकते हो। तो जब ऑलरेडी पर यूनिट जो प्राइस है वो इतना मिल रहा है जितनी के पर यूनिट कॉस्ट है, इन दैट केस अगर टैक्स लगता है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। टैक्स अगर लगेगा और अगर फर्म ये सोचे कि उस टैक्स को वो खुद ही सहन कर ले, तो वो कहाँ चली जाएगी, लॉसेस में चली जाएगी, क्योंकि कॉस्ट तो इंक्रीज हो जाएगी, फर्म लॉस में चली जाएगी। तो बहुत सारी फर्म क्या करेंगी, जो मार्जिनल फर्म्स हैं, मतलब जो ऐसी फर्म है जो छोटी हैं, जो जिनका जो प्रोडक्शन का जो लेवल है वो कम है,
स्मॉल स्केल पर प्रोडक्शन कर रही हैं वो सभी की सभी क्या कर जाएंगी, प्रोडक्शन बंद कर जाएंगी, यानी कि क्विट कर जाएंगे मार्केट से, एग्जिट कर जाएंगे, उत्पादन बंद कर देंगी। तो जैसे ही वो मार्केट से क्विट करेंगी, उत्पादन बंद करेंगी, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। कौन सी सप्लाई, फर्म नहीं, किसकी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, मार्केट के अंदर सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। और जैसे ही मार्केट में सप्लाई रिड्यूस होगी, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो फर्म्स क्या कर पाएंगी, जो टैक्स उनके ऊपर लगा था उसको कवर कर पाएंगी। कहाँ से, राइज इन प्राइस की फॉर्म में, वहाँ से उसको क्या कर लेंगी, वो कवर कर लेंगी जो टैक्स लगा है। इट मीन्स कि लॉन्ग रन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, टैक्स बर्डन को शिफ्ट कर दिया जाएगा, किसके ऊपर, बायर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब एक चीज़ आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है लर्नर्स, कि जो शिफ्टिंग है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो कब होगी, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग रन में होगी, शॉर्ट रन में तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। तो हम जो ये केस यहाँ पर जो डायग्राम बना रहे हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं, लॉन्ग रन के लिए बना रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर हमने लिया क्वांटिटी, वाई एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, प्राइस एंड टैक्स। ठीक है, और ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। अब आप कहेंगे कि जी डिमांड तो हमारी कैसी होती है, वो तो परफेक्टली इलास्टिक होती है, बट हम यहाँ पर इंडस्ट्री के उससे देख रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री को शो करके हम कर रहे हैं। उसकी तो बात हमने कर ही ली कि वो तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व है, वो शिफ्ट करी, मतलब वो अपने हिसाब से कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकता, बट मार्केट में कीमत परिवर्तित हो सकती है, यानी उद्योग के अंदर कीमत में परिवर्तन हो सकता है। किस वजह से, डिमांड और सप्लाई में चेंज होने की वजह से। ये पॉसिबिलिटी तो हमेशा ही होती है। ठीक है, और ये मान लीजिए क्या है, एसएस सप्लाई कर्व है। ठीक है, ये बिफोर टैक्स की सिचुएशन है, ये इक्विलिब्रियम है, ये क्वांटिटी है, और ये क्या है, प्राइस। तो कॉम्पिटिटिव प्राइस हो गया, ये इस लेवल पर है। अब लॉन्ग रन का केस है, हम ये ले रहे हैं। अगर लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, टैक्स लगता है। अब क्योंकि लॉन्ग रन में क्या होता है, जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है वहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहे होते हैं फर्म्स को। ठीक है, अब ऐसे में अगर टैक्स लग जाता है तो जो पर यूनिट कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फर्म्स कहाँ चली जाएंगी, लॉसेस में चली जाएंगी। तो ऐसी फर्म्स जो कि छोटी हैं, जो मार्जिनल है, जिनका प्रोडक्शन का लेवल कम है, वो फर्म्स क्या कर जाएंगी, मार्केट से एग्जिट कर जाएंगी, क्विट कर जाएंगी, उत्पादन बंद कर देंगे। तो जैसे ही वो उत्पादन बंद करेंगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, S1 पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा। और जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है, मान लीजिए वो क्या है, ये के जो है वो नया संतुलन बिंदु है। और यहाँ पर क्वांटिटी क्या आ गई है, Q1 आ गई है। अब क्वांटिटी रिड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि बहुत सी फर्म्स क्या कर चुकी हैं, उत्पादन बंद कर चुकी हैं। ठीक है, अब जो बची हुई फर्म्स हैं जो अब उत्पादन अभी भी उत्पादन करें, जिन्होंने उत्पादन बंद नहीं किया, जिन्होंने मार्केट से क्विट नहीं किया, उनको क्या हो गया है, अब प्राइस क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है उनके लिए। ठीक है, ये इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो अब उनके लिए जो पहले ओपी प्राइस सेट हो रहा था, जिस पर जो उनको स्वीकार करना था, बेचना था, जिस पर, अब वो किस पर बेच सकते हैं अपनी वस्तुओं को, OP1 पर बेच सकती हैं। तो क्या हुआ है यहाँ पर, ये मान लीजिए क्या है, R और ये L है। तो क्या चीज़ हुई है यहाँ पर, जो कि R है टैक्स बर्डन, वो किसके ऊपर चला गया है, किसके ऊपर चला गया है, वो चला गया है सारा का सारा किसके ऊपर, बायर के ऊपर चला गया है। ये रिड्यूस हो चुका है। और ये वाला जो लॉस है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये कहाँ, किस फॉर्म में, जो जिन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया था। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि लॉन्ग रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में क्या किया जाएगा, टैक्स के बर्डन को शिफ्ट कर दिया जाएगा, किसके ऊपर, बायर के ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ राइज इन प्राइस। ठीक है, और कुछ बर्डन वो खुद भी सहन करेंगे, जैसे क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गया तो सेलर द्वारा भी सहन किया जाएगा। क्लियर है। तो ये जो सिचुएशन है ये किसकी है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की। यू गेट इट। एक बार हम फिर से इसको मैं इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि
सबसे पहली बात है शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड के अंदर तो टैक्स इंसिडेंस हो ही नहीं सकता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट को, क्योंकि फर्म तो जो है वो प्राइस टेकर है, वो अपने आप से प्राइस को चेंज कर नहीं सकती। टैक्स लगता है तो उसी को ही बियर करना पड़ेगा, तो सारा का सारा बर्डन किस पर रहेगा? सेलर पर रहेगा। बट इन लॉन्ग रन, क्योंकि फर्म लॉन्ग रन में पहले से ही किस सिचुएशन में? नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में। ऐसे में अगर टैक्स लगता है तो फर्म्स को क्या होगा? पर यूनिट लॉस उसके बढ़ जाएंगे। तो बहुत सी मार्जिनल फर्म्स क्या करेंगी? उत्पादन करना बंद कर देंगी। ऐसे सिचुएशन में सप्लाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सप्लाई के डिक्रीज होने से मार्केट के अंदर ही, या ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर ही प्राइस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। तो वो फर्में जो अभी भी मार्केट में टिकी हुई हैं और उत्पादन बेच रही हैं टैक्स लगने के बाद भी, उनको क्या मिलेगा? अब उसी वस्तु की उनकी पहले से ज़्यादा कीमत उनको मिलने लगेगी। क्यों? क्योंकि सप्लाई रिड्यूस हो चुकी है, डिमांड उसी उस पर है, बट सप्लाई रिड्यूस हो चुकी है, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। तो ऐसे में क्या हुआ है? टैक्स का एक पार्ट किसके ऊपर शिफ्ट हो गया है? बायर के ऊपर शिफ्ट हो गया है। तो ये टैक्स इंसिडेंस था परफेक्ट कंपटीशन के केस में। अब हम टैक्स इंसिडेंस को कर लेते हैं किसमें? इंसिडेंस अंडर मोनोपोली। इंसिडेंस अंडर मोनोपोली, यानी कि एक एकाधिकारी बाजार के अंदर टैक्स इंसिडेंस कैसे होगा? कर विवर्तन किस प्रकार से होगा? ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं कि अब आपको पता है कि जो मोनोपोलिस्ट है, क्योंकि वो इकलौती फर्म है, एक ही फर्म है जो क्या कर रही है? उत्पादन कर रही है, बेच रही है। तो जो फर्म है वो क्या कर सकती है? वो तो खुद ही प्राइस मेकर है, खुद ही टेकर है, तो प्राइस इंक्रीज की फॉर्म में जो टैक्स का बर्डन है उसे बायर पर भी शिफ्ट कर सकती है। देखो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं एक एकाधिकारी के लिए। ये बायर के ऊपर डाल सकती है, ठीक है, टैक्स बर्डन बायर के ऊपर डाल सकती है। कैसे? इन राइज इन प्राइस की फॉर्म में, यानी कि वस्तु की कीमत को बढ़ा करके। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है कि वो खुद सहन कर सकती है, हिमसेल्फ बियर द बर्डन, खुद सहन कर सकती हैं टैक्स बर्डन को, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो फर्म है वो क्या कर सकती है? विल शिफ्ट दिस बर्डन ऑन वर्कर्स, जो उसके पास लेबरर्स हैं, वर्कर्स के ऊपर डाल सकती है इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड वेजेस, यानी कि उनकी मजदूरी दरों को घटा करके। या फिर वो क्या कर सकती है, किसके ऊपर डाल सकती है टैक्स के बर्डन को? सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल को की जो पूर्ति करने वाली फर्में हैं, जो विक्रेता हैं, उनके ऊपर डाल सकती हैं। किस फॉर्म में डाल सकती हैं? इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड प्राइजेस फॉर रॉ मटेरियल। तो उसके पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, वो किस तरीके से इनको अलग अलग उसके ऊपर डाल सकती है, ठीक है। अभी हम इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम की हेल्प से कि कैसे शिफ्टिंग होगी। अब ऐसा नहीं है कि भाई अगर एक मोनोपोली फर्म है तो वो तो सारा का सारा ही बायर के ऊपर डाल सकती है। नो, इट विल डिपेंड अपॉन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मांग की लोच है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक मोनोपोलिस्ट है, एक एकाधिकारी फर्म है, कि वो इकलौती उत्पादक है या विक्रेता है तो सारा का सारा दूसरों के ऊपर ही डाल दे, कि वो खुद भी सहन करेगी। बशर्ते कि सिचुएशन क्या है कि वो देखेगी इलास्टिसिटी कैसी है, डिमांड की इलास्टिसिटी कैसी है, सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसी है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे उसको शिफ्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं आउटपुट को, वाई एक्सिस पर हम किसको ले रहे हैं? रेवेन्यू है, कॉस्ट है, प्राइस है, टैक्स है, सब चीज़ें कहाँ पर हैं? वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। ये क्या है? फर्म की, मान लीजिए, एवरेज रेवेन्यू कर्व, और यही क्या है? डिमांड कर्व भी है, मांग वक्र है, ठीक है। फर्म की मांग वक्र है, और ये क्या है? फर्म की मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ठीक है। और
क्या है, मान लीजिए कि ये क्या है, फर्म की मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ MC और MR एक दूसरे को कट करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गई, क्वांटिटी आ गई, और इसको हम जब एवरेज रेवेन्यू कर्व पर लेकर जाते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, प्राइस आ जाता है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया, मान लीजिए कि KR, कुछ भी आप रख सकते हैं, ये नाम हो गया, ठीक है। अब ये जो सिचुएशन है ये क्या है, बिफोर टैक्स की सिचुएशन है, ठीक है। अब मान लीजिए क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, टैक्स लगेगी तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। इंक्रीज़ करेगी तो कहाँ जाएगी, अब देखो, अब हम लेफ्ट और राइट वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम जिस चीज़ में इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है लर्नर्स, वो है आपका Y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जिसमें हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ की बात कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, अप या डाउन, ठीक है। तो अगर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व कहाँ चला जाएगा, अपवर्ड चला जाएगा, और क्या हो गया, MC1 हो गया, ठीक है। जबकि रेवेन्यू में और बाकी चीज़ों के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं आया है, ठीक। तो अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया है, E1 आ गया है, ठीक है। क्वांटिटी क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है पहले से, और प्राइस क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए हमने रख दिया R, और न्यू प्राइस क्या आ गया है, OP1 आ गया है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो टैक्स लगा जिसकी वजह से कि क्या हुआ था, कॉस्ट इंक्रीज हो गई थी, अब उसको क्या किया है, जो सेलर है उसने शिफ्ट कर दिया, किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, बायर के ऊपर शिफ्ट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ राइज इन प्राइस, ठीक है। तो कितनी कीमत बढ़ी है, अगर हम इस पॉइंट का नाम रखते हैं L, तो KL कीमत इंक्रीज हुई है पहले के कंपैरिजन में। तो बायर के ऊपर कितना टैक्स बर्डन गया है वो हमें किस चीज़ से पता चलता है कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ। पहले बायर को OP प्राइस पे करना पड़ रहा था, अब वो OP1 पे कर रहा है, तो इसका मतलब इतना बर्डन कहाँ चला गया है, टैक्स का, वो किस पर चला गया है, बायर के ऊपर, और रेस्ट ऑफ द बर्डन किसने बियर किया है, वो किसने, वो सेलर ने खुद से सहन किया है। तो कितना ज़्यादा बायर के ऊपर जाएगा और कितना कम सेलर के ऊपर आएगा, ये डिपेंड करता है कि जो डिमांड कर्व है उसकी इलास्टिसिटी कैसी है। और यहाँ पर वही रूल इम्प्लीमेंट होता है जिसके बारे में हम इससे पहले की वीडियोस में बात कर चुके हैं, यानी कि डिमांड जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी उतना ज़्यादा बर्डन जो सेलर है उसको खुद सहन करना पड़ेगा, और डिमांड जितनी कम इलास्टिक होगी वो उतना ज़्यादा बर्डन टैक्स का किसके ऊपर डाल पाएगा, बायर के ऊपर डाल पाएगा। तो ये बात हो गई किसकी, एक मोनोपोली फर्म के बारे में कि टैक्स इंसिडेंस कैसे होता है। अब हम बात करेंगे कि इंसिडेंस ऑफ टैक्स अंडर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि अपूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, देखो पूर्ण प्रतियोगिता तो एक ही होती है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या चीज़ें आ जाती हैं, अपूर्ण प्रतियोगिता में आपकी डिओपोली मार्केट आती है, आपकी ओलिगोपोली मार्केट आती है, आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट आती है, ये सभी क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता की सिचुएशन है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर क्या होता है कि जो फर्म है वो क्या होती है कि फर्मों की संख्या बहुत सारी होती है, बहुत सारी फर्म्स होती हैं, मैनी फर्म्स आर देयर, मैनी प्रोड्यूसर्स आर देयर, और वो क्या कर रहे होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं वो एक दूसरे के निकटतम स्थानापन्न होती हैं। अब क्लोज सब्स्टिट्यूट होने की वजह से अगर फर्म के ऊपर टैक्स लगता है और फर्म सोचती है कि उस टैक्स को शिफ्ट कर दिया जाए कीमत बढ़ा करके, तो उसके जो दूसरे फर्म्स हैं जो कि उसके सब्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो उससे शिफ्ट कर देंगे, उसको मतलब उससे रिप्लेस कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ऐसे में डिमांड का क्या होगा, लॉस होगा। तो इस सिचुएशन के अंदर जो टैक्स का बर्डन है उसको शिफ्ट कर पाना उतना आसान नहीं होता है।
ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, पर डिपेंड करेगा कि जिस प्रोडक्ट को फर्म बेच रही है, जिसका वो प्रोडक्शन कर रही है, उसकी डिमांड कैसी है, इलास्टिक है या इन इलास्टिक है। इलास्टिक है तो बर्डन को शिफ्ट नहीं करेगी, इन इलास्टिक है तो शिफ्ट कर देगी। ठीक है, इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि जो टैक्स है वो किस अमाउंट में लग रहा है, मतलब वो एक फिक्स अमाउंट में लग रहा है। जैसे कि मान लीजिए लाइसेंस की फ़ीस है, लाइसेंस फ़ी है, या फिर मान लीजिए कि वेल्थ टैक्स है। ठीक है, इस तरह के अगर टैक्स हैं जो एक फ़िक्स अमाउंट में लगते हैं, पर यूनिट के हिसाब से नहीं लग रहे, या हम कह सकते हैं कि वो किसका हिस्सा है, फ़िक्स कॉस्ट का हिस्सा है। ठीक है, अगर ये फ़िक्स कॉस्ट का हिस्सा है तो हम पहले भी वीडियो के पार्ट 1 में भी बात कर चुके हैं। अगर फ़िक्स कॉस्ट का हिस्सा होते हैं जो टैक्स हैं, तो उसको जनरली जो सेलर है वो खुद ही सहन करता है और बायर के ऊपर शिफ्ट नहीं करता है। ठीक है, पर अगर जो टैक्स बर्डन है वो अगर मान लीजिए लग रहा है पर यूनिट के हिसाब से लग रहा है, तो फिर टैक्स का बर्डन किसको कितना सहन करना पड़ेगा, ये डिपेंड करेगा किस पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना किसके ऊपर जाएगा। इन केस अगर वो फिक्स कॉस्ट का हिस्सा नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट का है, पर यूनिट के हिसाब से लग रहा है, तो वहाँ पर जो शेयरिंग होगी टैक्स बर्डन की, कि बायर कितना शेयर करेगा या सेलर कितना शेयर करेगा, ये डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी के ऊपर। तो ये सारा का सारा रूल वही है जो हम पिछली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। तो अल्टीमेटली क्या चीज़ है, चाहे मार्केट फॉर्म कोई भी है, चाहे नेचर किसी भी तरह का है, डिपेंड सबसे ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर करता है, टैक्स का इंसिडेंस वो करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर। जितनी ज़्यादा इलास्टिक डिमांड होगी उतना ज़्यादा जो टैक्स बर्डन है वो सेलर को खुद सहन करना पड़ेगा और बायर के ऊपर वो कम डाल पाएगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जितनी ज़्यादा इलास्टिक सप्लाई होगी, यू कैन से कि हम ये कह सकते हैं जितनी कम इलास्टिक डिमांड होगी, मांग जितनी बेलोचदार होगी, उतना ज़्यादा टैक्स बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट किया जाएगा, बायर के ऊपर शिफ्ट किया जाएगा और सेलर खुद से उसे कम सहन करेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी लर्निंग ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।